दूसरे दिन सुबह ही सुबह आंख खुल गई। शहबाज खान जाग उठा था। तालूत अभी तक सो रहा था। मैंने देखा शहबाज खान मोहब्बत भरी नजरों से तालूत को देख रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया, फिर मेरे सलाम का जवाब देते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त बेहद नडर है। इन अजनबी पहाड़ों में इतने आराम की नींद सोना हम लोगों के बस की बात नहीं है। हाँ, वो बेहद नडर है, मैंने जवाब दिया। हम लोग जरूरियात से फारिग होने लगे। फिर तालूत भी उठ गया और हम तीनों ने नाश्ता किया। फिर एक फिक्रमंद बुजुर्ग की तरह शहबाज खान ने कहा, मैंने तुम्हारे दोस्त से रात को तुम्हारे निशाने की बात की थी, क्या तुम लोग मुझे अपना निशाना दिखाओगे? जरूर खान बाबा, तालूत ने कहा, और हम अपनी राइफलें लेकर एक मुनासिब जगह चल पड़े। पहले हम आपका निशाना देखेंगे खान बाबा, तालूत ने कहा। हाँ हाँ जरूर, मगर अब हम बूढ़ा हो चुका है। फिर बहुत दूर एक ऊंची जगह कुछ निशाने बनाए गए और बूढ़े खान ने उस पर कामयाब निशाने लगाए। बिलाशुबा इस उम्र में भी उसका निशाना काबिले दाद था। मैंने और तालूत ने दिल खोलकर तारीफ की। तब तालूत के इशारे पर मैंने राइफल संभाल ली। बिलाशुबा निशानेबाजी के बारे में मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। मैंने तालूत की तरफ देखा और उसने आंख मार दी। फिर उसने बूढ़े से कहा कि वो यके बाद दीगरे छोटे पत्थर फिजा में उछाले और मुख्तलिफ सिमतों में उछाले, और बूढ़ा हंसने लगा। मेरे हवास गुम हो रहे थे, लेकिन साहब तालूत तालूत है। बूढ़े खान ने मुख्तलिफ सिमतों में पत्थर उछाले, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हशमत ब्रदर्स के क्लर्क के खानदान में किसी ने बंदूकें नहीं चलाई थीं। बाखुदा उन निशानों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसको मैं क्या करता कि मेरी तुक्केबाजी ने तीनों पत्थरों के परखच्चे उड़ा दिए थे। और बूढ़ा खान मुंह फाड़े मुझे देख रहा था। मेरी भी हिम्मत बढ़ गई थी। मैं जानता था कि किसी तरफ भी गोली चला दूं लगेगी निशाने पर ही, और वही हुआ। बूढ़ा हैरत से गुंग हो गया था। और फिर जब मैंने राइफल रखी तो उसने मुझे सीने से लगा लिया। खुदा का कसम, ऐसा निशाना इससे पहले नहीं देखा। हमारा तो मगज खराब हो गया। समझ में ही नहीं आता कि ये निशानाबाजी कैसी है। बहरहाल इसके बाद तालूत ने अपनी निशानाबाजी दिखाई, और उसके बारे में सिर्फ इतना ही कह देना काफी है कि वो तालूत की निशानाबाजी थी। बूढ़े खान का दिमाग खराब होकर रह गया था। वो पागलों की तरह हमें देख रहा था। फिर वो गर्दन हिलाते हुए बोला, तुम लोग इस दुनिया के इंसान नहीं मालूम होते, और तुम्हारे साथ आने के बाद अब हमें भी यकीन होने लगा है कि हम अपना पुराना आरजू पूरा कर सकेगा। हम दोनों ने कोई जवाब ना दिया। आओ चलें। हमारी दूसरी मंजिल कच्ची सराय होगी, जहां से हमारे दुश्मनों का इलाका शुरू हो जाता है। कच्ची सराय अगर गुलबाग खान ही की मलकियत है तो फिर दौलत खान को हमारे आने की खबर मिल जाएगी। शहबाज खान ने घोड़े पर सवार होते हुए कहा, और हम दोनों ने भी अपने घोड़े संभाल लिए, और फिर एक सिमत का तायुन करके हम चल पड़े बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान। 3 आदमियों को यह सफर बहुत दिलचस्प लग रहा था, और फिर आने वाले लम्हात का तस्वुर, न जाने कौन कौन से हंगामों से निमटना पड़े। तुमने कहा था खान बाबा के आजाद इलाके में जबरदस्त खतरा है। अभी तक तो एक भी फर्द से मुलाकात नहीं हुई, रास्ते में तालूत ने कहा। इस धोखे में मत रहो ब्रदर। जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं उस इलाके के जिरगे के सरदार को हमारे बारे में इतला जरूर मिल गई होगी, खान ने कहा। अरे वो कैसे? पहाड़ों में छुपी हुई बहुत सी आंखों ने हमें देखा होगा और जिरगे को इतला दी होगी, लेकिन हमें तो कोई नहीं नजर आया। खामोशी से गुजरने की इजाजत दे दी गई होगी, वरना इतनी आसानी नहीं होती, बूढ़े खान ने बताया, और हम खामोश हो गए। मुमकिन है बूढ़े खान का बयान दुरुस्त हो, मुमकिन है इन पहाड़ी रास्तों की ऐसी ही निगरानी होती हो। बहरहाल तवील सफर तय होता रहा। मौसम भी बेहद खुशगवार था। गर्मी का नामो निशान नहीं था। तेज रफ्तार घोड़े भी खुशो खुर्रम थे और आसानी से सफर कर रहे थे। बास जगह दुश्वार रास्ते आ जाते, लेकिन घोड़े भी मुकामी थे और इन रास्तों के आदी, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर अचानक सूरज हमारे सरों से गायब हो गया और बादलों की धुंध छा गई। मौसम और रंगीन हो गया था, लेकिन बूढ़े खान ने कई बार गर्दन उठाकर आसमान की तरफ देखा था। बादल गहरे होते जा रहे थे। क्या इन पहाड़ों की बारिश खतरनाक होती है खान बाबा? मैंने पूछा। बारिश नहीं, बर्फबारी कहो, शहबाज खान ने कहा। ओ, तो क्या बर्फबारी के आसार हैं? तालूत ने पूछा। हाँ, इन इलाकों में अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर बर्फबारी शुरू हो जाती है और फिर कई कई दिन तक जारी रहती है। नक्शा ही बदल जाता है। तुम जिन रास्तों से गुजरकर दूसरी जगहों पर जाते हो, वापसी पर उनका नामो निशान नहीं होता। खूब, तालूत ने पसंदीदगी के अंदाज में गर्दन हिलाई। बहुत खूबसूरत इलाका है। दर हकीकत हम एक हसीन खित्ते में सफर कर रहे थे। पहाड़ों का हुस्न निखरा हुआ था।
बादलों की कजलाहट में माहौल बहुत खूबसूरत हो गया था। बादल गहरे होते गए। शहबाज खान के इशारे पर घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी गई। फिर एक ऐसी पहाड़ी आई जिसके ऊपरी हिस्से पर एक गोल दायरे नुमा चट्टान नजर आ रही थी। उसके दरमियान साफ कटा हुआ सुराख था। शायद ये किसी किस्म का निशान था। गो कटाव कुदरती ही मालूम होता था। तब बूढ़े शहबाज खान ने कहा, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ कच्ची सराय है, कोई बस्ती है? हाँ, छोटी सी बस्ती है जिसे जगन खान ने आबाद किया है, और फिर जगन खान के बाद उसका बेटा उसका मालिक बन गया। फिर उसका पोता गुलबाग खान, जो मक्कार भी है और बगैरत भी, उसने अपनी फूफी दौलत खान को दे दी, और दौलत खान ने उस पर अनायात की बारिश कर दी, और गुलबाग खान खुद भी इस इलाके का बड़ा कहलाने लगा, क्योंकि उसे दौलत खान की मदद हासिल थी। खूब, तो गुलबाग खान हमारे साथ क्या सलूक करेगा, ये तो वक्त बताएगा, शहबाज ने कहा, और हम खामोश हो गए। दायरे वाली पहाड़ी की लंबाई काफी थी। हम घूम कर ही उसके दूसरी तरफ पहुंच सके। दूसरी तरफ का मंजर इधर से भी ज्यादा खुशगवार था। यहाँ लहलहाते खेत नजर आ रहे थे, और खेतों के दूसरी तरफ कच्चे पक्के मकान खूबसूरत खिलौनों की मानिंद बिखरे हुए थे। उनकी तादाद 200 के करीब होगी। बाज मकानात की चिमनियों से लरसता हुआ धुआं सा उठ रहा था। हमने घोड़े रोक लिए। शहबाज खान अजीब सी निगाहों से बस्ती को देख रहा था। फिर उसने एक ठंडी सांस ली और हमारी तरफ देखने लगा। क्या सोच रहे हो खान बाबा? कुछ नहीं, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। तवील अरसे के बाद एक बार फिर किस्मत यहाँ ले आई है, लेकिन सोच रहा हूं कि अब मैं किस कदर कल्लाश हूं। मेरे पास कुछ भी तो नहीं रहा है। इंसान का सबसे बड़ा सरमाया उसकी औलाद होती है। जिसके पास ये दौलत भी ना रहे, उसे जिंदा रहने का क्या हक है? खुदा ने मुझे एक बेटा दिया था। मैंने खुद को मुतमईन करने के लिए सोचा था कि शेर का बेटा शेर बब्बर होता है, लेकिन लोगों ने मेरा शेर मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास इंतकाम के सिवा और क्या रह गया है? बूढ़े की आंखें नम हो गईं। तब तालूत ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और शहबाज खान के करीब पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हारी दुनिया में यही खूबी है शहबाज खान कि हर एक का मसला नया होता है। तुम लोग इसीलिए जिंदा हो कि तुम्हारे दरमियान यकसानियत नहीं है। हर दिल एक नए दर्द से आशना है, हर आंख में नए आंसू हैं। अजीब है तुम्हारी दुनिया, अजीब है। और मैं चौंक पड़ा। ये यूसुफ इब्रान बोल रहा था। तालूत अपनी शख्सियत के लिबादे से झांक रहा था। शायद वो जज्बाती हो गया था। चुनाचे में जल्दी से उसके करीब पहुंच गया और वो मुझे देखकर संभल गया। तब उसने बूढ़े के कंधे को थपथपाते हुए कहा, इंतकाम की प्यासी आंखों में आंसू नहीं, आग होती है खान बाबा। तुम कभी भी हमें अपनी औलाद नहीं समझ सकते, लेकिन हमने तुम्हें बाबा कहा है। हम कौल निभाएंगे। ये मेरी आंखों के आखिरी आंसू थे मेरे बच्चों, मैंने इन्हें भी गिरा दिया। अब तुम सिर्फ इन आंखों को शोले बरसाते हुए देखोगे, सिर्फ शोले। आओ। बूढ़े ने घोड़े को एड़ लगा दी और हमने भी अपने घोड़े उसके पीछे दौड़ा दिए। शहबाज खान ने खेतों की परवाह भी नहीं की थी। उसने अपना घोड़ा खेतों में डाल दिया और हमने भी मजबूरन उसकी पैरवी की। हालांकि लहलहाते हुए खेत रौंदने से कोफ्त हो रही थी। और फिर उसी वक्त बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फ के जर्रात तेजी से गिरने लगे। इस मौसम ने तालूत को बेहद मुतासिर किया था। चुनाचे उसने घोड़े की रफ्तार सुस्त कर दी। बूढ़ा खान हमसे बहुत आगे निकल गया था। तालूत, मैंने अपने घोड़े की लगामें खींचकर उसे आवाज दी और वो मेरे करीब आ गया। आओ। शहबाज खान आगे निकल चुका है। यार मौसम बहुत खूबसूरत है, तालूत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन हालात खूबसूरत नहीं हैं। हम मौसम से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते। खैर, फिर सही, तालूत ने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए कहा और हमने रफ्तार तेज कर दी। चंद साथ के बाद हमने बूढ़े शहबाज को जा लिया। वो पीछे देखे बगैर आगे बढ़ रहा था। बर्फबारी शुरू होने की वजह से बस्ती के लोग घरों में जा घुसे थे। सिर्फ इक्का दुक्का आदमी जल्दी जल्दी घरों की तरफ जाते नजर आते थे। शहबाज का रुख उस बड़ी सी इमारत की तरफ था जिस पर कावा खाने कच्ची सराय का बोर्ड लगा हुआ था। सराय के बाहर एक चौड़ा साइबान मौजूद था जिसमें घोड़े बांधने की जगह बनी हुई थी। हम लोग अपने घोड़े उस साइबान के नीचे ले गए और फिर शहबाज खान घोड़े से नीचे उतर गया। उसने अपने घोड़े को बांधा। हम लोग उसकी तकलीद कर रहे थे। बूढ़े खान ने अपने कुला के साफे से दाढ़ी को लपेट लिया। इससे उसका चेहरा काफी हद तक ढक गया था। फिर उसने जैन के हॉलिस्टर से राइफल खींची। पिस्तौल की पेटी उसकी कमर से बंधी हुई थी। हमने अपनी राइफलें भी साथ ले ली और इसके बाद हम सराय के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें लकड़ी की बेहंगम कुर्सियां और मेजें पड़ी हुई थीं। उनके गिर्द बेशुमार खुश फिक्रे बैठे हुए कावे से शुगल कर रहे थे। तंदुरुस्त और तवाना, खूबसूरत और खतरनाक चेहरे वाले कहकहे उबल रहे थे। सब एक दूसरे से बेनियाज थे। खिड़कियां चारों तरफ से खोल दी गई थीं और उनसे बाहर की फिजा साफ नजर आ रही थी।
कभी कभी हवा के किसी शरीर झोंके के साथ बर्फ की फवार अंदर भी आ जाती और चेहरे पर नन्ही नन्ही कंकरियों की बारिश हो जाती। अंदर का मौसम भी काफी खुनक था और उसकी खुनकी में कावे की खुशबू शामिल होकर अजीब लुत्फ दे रही थी। हमारे अंदर दाखिल होते ही एकदम खामोशी छा गई। लोग हमें गौर से देख रहे थे, लेकिन शहबाज खान सबसे बेनियाज कोई खाली मेज तलाश कर रहा था। फिर उसने एक मेज मुंतखिब की और उसकी तरफ चल पड़ा। हम भी उसके साथ थे और फिर एक खिड़की के नजदीक खाली मेज पर हम बैठ गए। कुर्सियों पर बैठने के बाद हमने चारों सिमत निगाहें दौड़ाई। खामोशी अभी तक तारी थी। हॉल में बैठे हुए सारे लोग ही मुसल्ला थे। तकरीबन सभी की कमर से पिस्तौल की पेटी लटक रही थी और उनमें मुख्तलिफ साइज के पिस्तौल थे। बहुत से लोगों के पास राइफलें भी थीं। गोया हथियार यहाँ आम थे। हमने अपनी राइफलें अपने करीब रख लीं। उसी वक्त मैंने तालूत की हल्की सी आवाज सुनी, रासिम, और मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन तालूत ने इतने धीमे लहजे में कोई बात की कि मैं सुन ना सका। बूढ़ा शहबाज खान हॉल में निगाहें दौड़ा रहा था और हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं था। और फिर तालूत खामोश हो गया। मैंने उसे इशारे से पूछा कि वो रासिम को क्या हदायत दे रहा था और उसने लापरवाही से गर्दन हिला दी। बहरहाल मैं मशकूक हो गया था। ना जाने तालूत ने रासिम को क्या हदायत दी थी। क्या बात है खान बाबा, खामोश क्यों हो? चंद मिनट के बाद तालूत ने पूछा और बूढ़ा चौंक कर हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं दौलत खान के आदमियों को तलाश कर रहा हूँ। ओह, इनमें कोई है? ना जाने कितने होंगे, लेकिन उस खंजीर तोरेज को तो मैं पहचान रहा हूँ जो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन आज भी जवानों के से अंदाज में बैठा है। शहबाज खान ने कीनतोज निगाहों से एक तरफ देखते हुए कहा, कौन सा है? वो जिसने अपनी कुल्ला का तुर्रा 1 फुट ऊंचा कर रखा है। और हमने एक तंदुरुस्त और तवाना बूढ़े को देखा जिसके चौड़े चेहरे पर जख्म का गहरा निशान था। बूढ़ा शक्ल और आंखों से काफी खूंखार मालूम होता था। खूब, तो पहले उसे मारो खान बाबा, तालूत ने कहा। नहीं, मैं उस छिछोरे पर उस वक्त तक हाथ नहीं उठाऊंगा जब तक वो मेरे मुकाबिल ना आए। मैं तो गुलबाग खान से मालूम करूंगा कि मेरे बेटे को किस तरह कत्ल किया गया। तो क्या वो इसके बारे में जानता होगा? उसके अलावा और कौन जानेगा? शहबाज खान ने दांत पीसते हुए कहा। क्या वो भी इन लोगों में मौजूद है? नहीं, चोर अंदर होगा। हूं, तालूत ने गर्दन हिलाई। और उसी वक्त एक बूढ़ा बैरा हमारे पास आ गया। कावा पीना है खान? लाओ, शहबाज खान ने भारी आवाज में कहा। कौन सी बस्ती से आए हो? तुम्हारी शक्लें हमारे लिए अजनबी हैं, बैरे ने कहा। और शहबाज खान भर में उठाकर उसे देखने लगा। क्या कावे के पैसों के साथ ये भी जरूरी है? उसने खूंखार लहजे में कहा। अजनबी लोगों के बारे में हम जरूर मालूम करते हैं, बैरे ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। क्यों? वो चोर दौलत खान किसी से खौफजदा है क्या? शहबाज खान ने कहा और बैरा चौंक कर उसे घूरने लगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूं, तुम दौलत खान के कुत्ते हो। उसी के इशारे पर दुम हिलाते हो। शहबाज खान ने हकारत से कहा। यह गुलबाग खान का हुक्म है। वो बेगैरत भी अब हुक्म देने के काबिल हो गया। क्यों ना हो, उसने दौलत खान को लड़की पेश की है। बैरा आग की तरह सुरख हो गया था। फिर वो खामोशी से मुड़ा और वापस चला गया। शहबाज खान तीखी निगाहों से उसे घूर रहा था और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। अब वो चूहा बिल से निकल आएगा, उसने मुस्कुराते हुए हम दोनों से कहा और अपने पिस्तौल के दस्ते पर हाथ रख दिया। मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। बाहर बर्फ और जोर से पड़ने लगी थी और मैं सोच रहा था कि अब ये सफेद बर्फ खून से रंगीन हो जाएगी। हंगामा जरूर होगा। और मेरा ख्याल गलत ना था। हॉल के एक दरवाजे से जिसमें बैरा दाखिल हुआ था, एक मैले रंग का खौफनाक शक्ल वाला आदमी बाहर आया। उसके पीछे 2 मुसल्ला जवान थे और बैरा उसके साथ था। बाहर निकलकर उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई और बैरे ने उंगली से हमारी तरफ इशारा किया। आरिफ, तालूत ने मुझे पुकारा। हूं, संभल जाओ, किसी किस्म का खौफ मत महसूस करो। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया और खामोशी से आने वालों को देखने लगा। शहबाज खान उसी तरह गर्दन अकड़ाए बैठा था। फिर उसके मुंह से गुर्राहट निकली। आओ चोर, आओ बेगैरत। गुलबाग खान अपने आदमियों के साथ हमारे सामने पहुंच गया। वो खूंखार नजरों से हमें देख रहा था। फिर उसने फुंकारती हुई आवाज में कहा, खड़े हो जाओ। ओ बेगैरत, तेरी गर्दन आज भी नहीं झुकी। आज भी तुझे एहसास नहीं हुआ कि तूने अपनी फूफी दौलत खान को पेश करके अपने बाप दादा की गैरत मिटा दी है। शहबाज खान ने जोर से कहा, खड़े हो जाओ। गुलबाग खान गरजा। उस वक्त हॉल के सारे लोग हमारी तरफ मुतवज्जा थे। मैं एक बेगैरत की बात नहीं मानता, शहबाज खान ने कहा। और दूसरे लम्हे गुलबाग खान ने पिस्तौल निकाल लिया। फिर वो अपने आदमियों की तरफ रुक करके बोला, इसे खड़ा करो। रुक जाओ। तालूत ने एक हाथ उठाकर दोनों आदमियों को रोका।
जो बड़े वहशियाना अंदाज में आगे बढ़े थे और वो दोनों ठिठक गए। उनके चेहरों पर अजीब से तासुरात पैदा हो गए थे और ये बात सिर्फ मैंने महसूस की थी। वो अपनी मर्जी से नहीं रुके थे, कोई गैर मरई कुव्वत उन पर मुसल्लत हो गई थी। इसे खड़ा करो, गुलबाग खान दोनों की तरफ देखकर धाड़ा। हम ऐसा नहीं कर सकते खान, दोनों बैक वक्त बोले और उनकी आंखें हैरत से खुल गईं। उन्हें शायद एहसास हो गया था कि ये जुमले उनकी मर्जी से उनके मुंह से नहीं निकले। क्यों? गुलबाग खान गरजा। क्योंकि तुम सचमुच बेगैरत हो। वो फिर उसी अंदाज में बोले, ओ खंजीर के बच्चों, ओ नमक हरामो, तुम्हारी ये जुर्रत, तुमसे बाद में निपटूंगा, देख लूंगा तुम्हें भी। गुलबाग खान ने उनमें से एक के लात मारी और वो लुढ़क गया। दूसरे के मुंह पर उसने पिस्तौल वाला हाथ मारा था और उसकी पेशानी की खाल फट गई और खून बह निकला। वो भी गिर पड़ा था और उन दोनों ने उठने की कोशिश नहीं की। तब शहबाज खान खड़ा हो गया। उसने मजमा की तरफ रुख करके कहा, कच्ची सराय के जवानों, क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि गुलबाग खान ने दौलत खान की मोहब्बत कैसे हासिल की? इसने अपने बाप की बहन दौलत खान को पेश की थी। कम उम्र लड़की बगैर निकाह के दौलत खान के हरम में दाखिल हुई थी और गुलबाग खान उसी की बदौलत इज्जतदार बना। और कुत्ते मैं तुझे फना कर दूंगा। गुलबाग खान ने पिस्तौल का रुख शहबाज की तरफ करके ट्राइगर दबा दिया। शहबाज खान फुर्ती से एक तरफ हट गया था, लेकिन गुलबाग खान के पिस्तौल से गोली ही कहाँ निकली थी, ना कोई धमाका हुआ था। शायद पिस्तौल खाली था। तेरा पिस्तौल खाली हो चुका है गुलबाग। ऐसे खिलौने गैरतदारों के हाथों में अच्छे नहीं लगते। अब मैं तुझे बताऊंगा मैं कौन हूं। शहबाज खान ने अपना चेहरा खोल दिया। हम दोनों भी खड़े हो गए थे और हमने अपने पिस्तौल निकाल लिए थे। हमारी निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थीं। खास तौर से हम बूढ़े तौरेज पर निगाह रख रहे थे। गुलबाग खान ताज्जुब से शहबाज को देखने लगा और फिर वो उसे पहचान गया और उसके मुंह से सरसराती आवाज निकली, शहबाज खान, ये तुम हो शहबाज खान? हाँ, ये मैं हूं। तूने मुझे पहचान लिया। यहाँ क्यों आए हो शहबाज खान? गुलबाग संभल कर बोला। वैसे वो किसी हद तक नर्वस नजर आ रहा था। अव्वल तो उसके जवानों ने जवाब दे दिया था और अब भी चूहों की तरह कोने में खड़े थे। दूसरा, उसका पिस्तौल खाली था, न जाने किस तरह। रहमान खान के खून का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है गुलबाग खान। मैं उसके कातिलों से इंतकाम लेने आया हूँ 8 साल बाद। गुलबाग मुस्कुरा कर बोला, हाँ, ये 8 साल मैंने तैयारियों में गुजारे हैं और अब वक्त आ गया है कि मैं दौलत खान और उसके खानदान को कब्र में पहुंचा दूं। क्या पूरी फौज साथ लाए हो शहबाज खान? बेटे का इंतकाम लेने आया हूं, मैं खुद पूरी फौज हूं। सुन लो भाई, ये शेरों के शेर दौलत खान शेर बब्बर सरताज खान से बदला लेने आया है। पूरे 8 साल के बाद शहबाज खान की रगों में खून ने जोश मारा है। गुलबाग खान ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन इस बेवकूफ से पूछो कि यह दौलत खान के पास पहुंचेगा किस तरह। इस बार दूसरी आवाज सुनाई दी और ये तौरेज की आवाज थी। उसने अपनी राइफल उठा ली थी। इसके साथ ही उसकी मेज पर बैठे हुए दूसरे लोग भी खड़े हो गए थे। मैं तुझे भी पहचान गया हूं तौरेज कुत्ते, फिक्र मत कर, मैं तेरा भी दिमाग ठीक करूंगा। दौलत खान का एक एक आदमी मेरे कहर का निशाना बनेगा। मैं दौलत खान का गुलाम हूं। पहले तू उसके गुलामों से निमट ले बूढ़े शहबाज खान, उसके बाद दौलत खान की बात करना। तौरेज आगे बढ़ते हुए बोला। उसने अपने आदमियों को भी इशारा कर दिया था। चुनाचे वो पांचों भी आगे बढ़ आए और फिर वो हमारे नजदीक पहुंच गए। पिस्तौल नीचे फेंक दे तौरेज, वरना मैं तेरी पेशानी में सुराख कर दूंगा, शहबाज खान ने कहा। और तौरेज ने दांत कचकचाकर फायर कर दिया, लेकिन उसके पिस्तौल से भी ट्रुच की आवाज निकलकर रह गई और मेरी समझ में रासिम को आवाज देने की वजह आ गई। मुझे यकीन हो गया कि उस वक्त कावा खाने में मौजूद किसी भी शख्स के पिस्तौल या राइफल में कारतूस ना होंगे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तब तौरेज ने पिस्तौल फेंक दिया। वो 2 कदम पीछे हटा और उसने राइफल तान ली। इसके हाथ से पिस्तौल छीन लो, उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया। और इसके बाद एक दिलचस्प मंजर नजर आया। तौरेज के आदमियों के कदम उठे, लेकिन फिर वो एक दायरे में घूम गए और इसके बाद उन्होंने कमर पर हाथ रखकर ठुमकना शुरू कर दिया। वो रक्स करने लगे थे। तौरेज मुंह फाड़े उन्हें देखने लगा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। इसका पिस्तौल छीन लो खंजीर के बच्चों, वो धाड़ा और उसके आदमियों के रक्स करने की रफ्तार तेज हो गई। कच्ची सराय के जाले अब पिस्तौल नहीं चलाते, रक्स करते हैं, शहबाज खान ने कहा। तू भी राइफल फेंक दे तौरेज और इनमें शामिल हो जा। अब इनका मसरफ यही है, शहबाज खान ने कहा। और दूसरे लम्हे तौरेज राइफल लेकर शहबाज खान पर टूट पड़ा। राइफल का पहला वार मेज पर पड़ा और राइफल टूट गई। दूसरे लम्हे शहबाज खान के पिस्तौल से गोली निकली और तौरेज की पेशानी में दाखिल हो गई।
गुलबाग खान ने दूसरी तरफ छलांग लगाई थी, लेकिन इसके साथ ही मैंने भी छलांग लगाई और गुलबाग की गर्दन पीछे से पकड़ ली। गुलबाग ने पलटकर मुझसे निमटने की कोशिश की, लेकिन मेरे फौलादी घोंसे ने उसे जमीन चटा दी और मैंने गिरे हुए गुलबाग की पुश्त पर पांव रख दिया। ये सब कुछ बड़ी फुर्ती से हो गया था। तोरेस के साथी अब भी ठुमक ठुमक रक्स कर रहे थे। उनके चेहरे सुर्ख हो गए थे और आंखें फरती हैरत से बंद हुई जा रही थीं। हॉल में बैठे हुए दूसरे लोग खड़े हो गए थे। वैसे वो लोग शायद इस जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि गैर मुतल्लिक थे। मुमकिन है वो गुलबाग से खुश भी ना हो। तूने मेरी फौज देख लिया गुलबाग, उठ बाहर निकल, मुझे तुझसे बहुत से हिसाब चुकाने हैं, शहबाज खान ने कहा। और फिर उसने हॉल में एक रस्सी तलाश की और गुलबाग खान की गर्दन में फंदा बनाकर डाल दिया। कच्ची सराय के लोगों, अगर दौलत खान इसकी तलाश में आए तो उसे बता देना कि शहबाज खान आया था और उसे रस्सी से बांध कर ले गया। उसे कह देना कि वो बहुत जल्द उससे भी मिलेगा और रहमान खान के खून का हिसाब चुकाएगा, तैयारियां कर ले। लेकिन रहमान खान का क्या किस्सा है खान, हमें नहीं मालूम, एक शख्स ने कहा। अभी चंद रोज के बाद कच्ची सराय और इस इलाके के गिरदोनवा में दौलत खान की मौत के चर्चे होंगे। सरताज खान की जवां मर्गी की दास्तानें आम होंगी। तब तुम लोगों को हकीकत मालूम हो जाएगी, शहबाज खान ने पुरजोश आवाज में कहा। और फिर उसने गुलबाग खान की गर्दन में बंधी हुई रस्सी को एक झटका दिया और गुलबाग खान गिर पड़ा। उठ, शहबाज ने उसके एक ठोकर रसीद की और गुलबाग दांत पीसता हुआ खड़ा हो गया। कच्ची सराय के लोगों, मेरी मदद करो, इन्हें हलाक कर दो। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो दौलत खान के कहर का शिकार होगे। वो तुम्हारे घरों को आग लगा देगा। वो गुलबाग ने तमाशा देखने वालों से कहा और वहां खड़े हुए लोगों के चेहरों पर हकारत के आसार फैल गए। फिर उनमें से एक बूढ़ा आगे बढ़ा। खूब जानते हैं हम गुलबाग खान, और खूब जानते हैं तेरे दौलत खान को। ये तेरा आपस का मामला है, खुद ही निमट और आवाज दे अपने दौलत खान को। रहा हमारा मामला तो हमारे भी हाथ पांव हैं। दौलत खान जब हमसे छेड़छाड़ करेगा तो हम भी उसे देख लेंगे। तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा, गुलबाग खान ने कहा। लेकिन फिर शहबाज खान ने उसे एक झटका दिया और वो गिरते गिरते बचा। शहबाज खान उसे घसीटता हुआ बाहर ले गया। बर्फबारी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। माहौल नीम तारीख सा हो गया था, लेकिन शहबाज गुलबाग खान को घसीटता हुआ बाहर ले आया और फिर वो अपना घोड़ा खोलने लगा। हम दोनों खामोशी से उसकी पैरवी कर रहे थे। तालूत ने अपने घोड़े पर सवार होते हुए कहा, बूढ़ा शदीद गुस्से में है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से खुद भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया। बूढ़े ने गुलबाग खान की गर्दन में फंसी हुई रस्सी घोड़े की जैन से बांध ली थी और फिर उसने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। घोड़े की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन गुलबाग को गिरने से बचने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। बर्फबारी की वजह से आंखों के सामने धुंध छाई हुई थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। कच्ची सराय के लोग घरों में घुसे हुए थे, लेकिन कोई उस वक्त उसकी मदद को नहीं आ सकता था और फिर चीखने की हिम्मत भी नहीं थी। गर्दन का फंदा काफी तंग था। अगर चीखने की वजह से शहबाज खान ने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी तो जिंदगी मुहाल होगी। और फिर उन लोगों ने ही साथ कहां दिया जो उसका खाते थे। गुलबाग के वहम गुमान में भी नहीं था कि जिंदगी के किसी हिस्से में ऐसी तकलीफ, ऐसी जिल्लत उठानी पड़ेगी। उसकी जहनी कैफियत खराब हो रही थी। कभी उसे शिद्दत से अपने साथियों पर ताव आता जिन्होंने शहबाज की शक्ल देखते ही तोते की तरह आंखें बदल ली थीं। वरना शहबाज खान पर हमला करने के बजाय रक्स करना क्या मायने रखता था। और कभी बूढ़े शहबाज खान पर। शहबाज खान 8 साल के बाद इतना शहजोर कैसे हो गया कि दौलत खान से टकराने आ जाए। लेकिन जो कुछ था आंखों के सामने था, बल्कि खुद पर बीत रही थी। इन रास्तों से वाकफियत थी, वरना ना जाने कहां जाता। शहबाज उसे बस्ती से बाहर ले जा रहा था। अभी तक गुलबाग गिरा नहीं था। जमीन पर बर्फ की अच्छी खासी तह जम चुकी थी, जिसकी वजह से पांव अंदर धंसने लगे थे। बहरहाल सफर तय हो गया। अब वो पहाड़ी के दामन में थे। इस पहाड़ी में छोटे छोटे गार मौजूद थे और गालिबन शहबाज खान ने उन्हीं गारों को मुंतखिब किया था। एक गार के धाने पर शहबाज खान ने घोड़ा रोक लिया और हम दोनों भी उसके साथ रुक गए। मैं इसे अंदर ले जाऊंगा, शहबाज खान ने घोड़े से उतरते हुए कहा। जरूर ले जाओ शहबाज खान, क्या हम बाहर पहरा दें? कोई जरूरत नहीं है, कौन इस कुत्ते की मदद को आएगा? आओ अंदर आओ, शहबाज खान ने कहा और फिर वो गुलबाग को घसीटता हुआ गार में ले गया। मैंने घोड़े एक चट्टानी साहिबान के नीचे खड़े करके उनकी लगाम में एक नोकदार पत्थर में बांध दी और फिर हम दोनों भी शहबाज खान के पीछे गार में दाखिल हो गए। गुलबाग खान गार की संगलाख जमीन पर बैठा हुआ कहर आलूद निगाहों से शहबाज खान को देख रहा था और शहबाज खान के होंठों पर दरिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। हाँ गुलबाग खान, अब तुम जुबान खोलो,
शहबाज खान ने अपना शिकारी चाकू एक तेज कड़कड़ाहट के साथ खोलते हुए कहा। जुबान खोल दूं? गुलबाग खान घुर्राया। तो सुन शहबाज खान, तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है। तूने मेरे साथ जो सलूक किया है, तू समझता है कि दौलत खान उसे माफ कर देगा? दौलत खान तेरे जिस्म की एक एक बोटी कर देगा। यही नहीं, वो सरहद के पार जाएगा और तेरी औरत को पकड़ लाएगा और फिर हर खासवाम को दावत देगा। तेरा वो हशर होगा शहबाज खान जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तेरी जुबान बाहर निकालूंगा गुलबाग खान, तेरे साथ वो सलूक करूंगा जो तेरे वहमो गुमान में भी ना होगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तो तुझे बताना है कि मेरे बेटे की मौत किस तरह हुई। इस तरह जैसे कोई खारिश ज़दा कुत्ता मारा जाता है। सरताज खान ने उससे कहा कि वो जिंदगी बचाना चाहता है तो दौड़े और उसके पिस्तौल की रेंज से बाहर निकल जाए। सरताज खान के हाथ में एक बड़ा सेब था। उसने कहा कि वो सेब खाएगा और जो ही सेब खत्म होगा उसी वक्त वो गोली चला देगा। चुनाचे शहबाज खान, तेरा बेटा पुश्त दिखाकर भागा और सरताज खान मजे से सेब खाता रहा। फिर जो ही सेब खत्म हुआ उसने गोली चला दी और तेरा बेटा बड़ा ही अनाड़ी था, वो रेंज से ना निकल सका और ढेर हो गया। गलत, बिल्कुल गलत, झूठ बोल रहा है तू कुत्ते। रहमान खान ने पुश्त नहीं दिखाई होगी। अगर वो पुश्त दिखाकर मारा गया तो फिर मैं दौलत खान से कोई बदला नहीं लूंगा। बुज़दिल बेटे की मौत पर मुझे खुशी होगी। सच बोल गुलबाग खान, सच बोल, क्या वो इसी तरह मारा गया? शहबाज खान ने तड़पते हुए लहजे में कहा। दूसरी तरह? गुलबाग खान मुस्कुराया। मैं तुझे सैकड़ों कहानियां सुनाऊंगा, असल बात कभी नहीं बताऊंगा। ओ कमीने, खुदा का शुक्र है, अगर तूने सच कहा होता तो ये जख्म मुझे जांबर न होने देता। अच्छा हुआ तू खुल गया, लेकिन अब मैं सिर्फ हकीकत सुनूंगा गुलबाग खान, सिर्फ हकीकत। शहबाज खान गुलबाग के नजदीक आ गया। गुलबाग जमीन पर बैठा हुआ था। शहबाज ने लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया और फिर उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया। हकीकत बता गुलबाग, सच बोल। उसने गुलबाग की पेशानी पर चाकू की धार से लकीरें बनाते हुए कहा। कभी नहीं बताऊंगा, मैं भी गुलबाग खान हूं, कभी नहीं बताऊंगा। गुलबाग ने हज़ियानी अंदाज में कहा। पेशानी की लकीरों से खून की धारें फूटकर आंखों पर आ रही थीं। गुलबाग खान ने हाथ उठाकर आंखें साफ करने की कोशिश की, लेकिन शहबाज ने उसकी कलाई में चाकू उतार दिया और गुलबाग की हलक से एक कड़ी आवाज निकल गई। रहमान खान के कातलों में तू भी शरीक था? बोल। शरीक? गुलबाग ने एक हज़ियानी कहका लगाया। मैंने उसे अपने हाथों से ज़िबा किया था। ओ कुत्ते, तू मेरे बेटे का कातिल है। शहबाज खान ने दीवानों की तरह उस पर चाकू के कई वार कर दिए और गुलबाग पूरी कुव्वत से चीखने लगा। उसके जिस्म के हर सुराख से खून उबल रहा था। तालूत, मैंने लरजती आवाज में कहा। हूं। तालूत सुकून से बोला। ये तो हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं था। अब हो गया है, तुम देख चुके हो। गुलबाग बहरहाल जालिम है। अगर उसे मौका मिल जाता तो वह शहबाज के और खुद हमारे साथ इससे बुरा सलूक करता। तालूत ने उसी सुकून से जवाब दिया। मैं खामोश हो गया। जाहिर है तालूत से मैं भी मुत्तफिक था, लेकिन यह सब कुछ मेरे लिए अजनबी था। मैं खुद भी मुजरिमों की तरह मारा मारा फिरता रहा था। मेरे हाथों से भी कत्ल हुआ था, लेकिन अजीबोगरीब हालात में। मैं बहरहाल कत्ल का आदी नहीं हुआ था। गुलबाग के जिस्म से बहुत खून बह गया था, लेकिन वो काफी जानदार था। फिर उसने दम तोड़ते हुए कहा। मैं मर रहा हूं शहबाज, लेकिन सुन ले, दौलत खान को, सरताज खान को पता जरूर चल जाएगा कि मेरा कातिल तू है, और फिर वो होगा जो तेरे लिए बहुत अजियतनाक होगा। सुन, मैं तुझे एक खुशखबरी सुना सकता हूँ। आ गुलबाग का दम उखड़ने लगा था, लेकिन हवास अब भी कायम थे। मैं तुझे एक खुशखबरी सुना सकता हूँ, लेकिन अब नहीं। उसे खून की एक बड़ी कै आई और फिर उसकी आंखें पत्थर आ गईं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है कि मेरे बेटे के कातिलों के निशान मिल जाएं। मैं उनमें से एक एक को तलाश कर लूंगा। आओ मेरे बच्चों, हम आगे बढ़ें, आओ। शहबाज खान ने गुलबाग के मुर्दा जिस्म को उठाया और उसे बर्फ पर डाल दिया। फिर वो घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। हम दोनों उसके साथ साथ थे। शहबाज खान बेहद मसरूर नजर आ रहा था। बर्फ अब भी उसी रफ्तार से पड़ रही थी। तारीकी बढ़ती जा रही थी। फिर शहबाज ने घोड़ा रोक दिया। अब आगे बढ़ना मुश्किल है, हम यहीं क्याम करेंगे। लेकिन इस खुली जगह, मैंने कहा। नहीं दिलावर खान, मैं इन इलाकों का कीड़ा हूं, आओ मेरे साथ। यहाँ इतने कुशादागार हैं कि उनमें फौज समा जाए, आओ। शहबाज खान घोड़े से उतर आया। बर्फ और तारीकी की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन शहबाज की आंखें जैसे रात में भी सब कुछ देख रही थीं। चंद साथ के बाद बर्फ हमारे सरों से गायब हो गई। घोड़ों ने भी बर्फ अपने जिस्म से झाड़ने के लिए फरेरी ली थी। गोया हम किसी गार के अजीमोशान थाने में दाखिल हो गए थे।
शहबाज खान घोड़े को लिए आगे बढ़ता रहा और फिर उसने कहा, मेरे घोड़े की लगाम पकड़ो, मैं रोशनी करता हूँ। रोशनी? मैंने चौंक कर कहा। हाँ। शहबाज खान हंसने लगा। तुमने सफर के लिए बहुत सामान खरीदा था, लेकिन अभी तुम इन पहाड़ों के लिए अजनबी हो। बताओ, क्या तुम्हारे पास सामान में रोशनी है? नहीं, तालूत ने जवाब दिया, मेरे पास है। बूढ़ा अपने घोड़े पर लदे हुए थैले में कुछ तलाश करने लगा। फिर उसने किसी अजीब सी चर्बी की बनी हुई मोटी शमा निकाली और कुछ शादागार में रोशनी फैल गई। रोशनी होने के बाद हमने घोड़ों की पुश्त से जैन और थैले उतारे, अपने हथियार करीने से रखे और फिर एक जगह साफ देखकर बिस्तर बिछाए। फिर खाने की तैयारियां होने लगी। इस दौरान हमने कोई गुफ्तगू नहीं की थी, लेकिन खाने के दौरान शहबाज खान ने अचानक हाथ रोक कर कहा, क्या बात है, तुम लोग खामोश क्यों हो? कोई बात नहीं खान बाबा। क्या मैंने गलत किया? नहीं, तुमने जो कुछ किया है सोच समझ कर ही किया होगा, तालूत ने जवाब दिया। इत्मीनान रखो, मेरे हाथ से कोई बेगुनाह नहीं मारा जाएगा। गुलबाग खंजीर था, उसने अपनी गैरत दौलत खान के हवाले कर दी थी और फिर दौलत खान की मदद हासिल हो जाने के बाद उसने कमजोरों पर जुल्म करने शुरू कर दिए। ना जाने इस बेगैरत ने कितनों की इज्जत दौलत खान के हवाले की होगी। तुमने देखा, बस्ती के लोगों ने इसकी कोई मदद नहीं की। कोई भी गुलबाग से खुश नहीं था, वरना बस्ती के हर आदमी के लिए वो लोग खून बहा देते। ठीक है खान बाबा, मगर उसकी मौत से कोई पता तो नहीं चल सका? ना चले, पता भी चल जाएगा। मूजी को मारना सवाब है, मगर आज किस्मत अजीब तौर पर साथ दे रही है। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने कुछ अजीब बातें नहीं देखी क्या? खाली पिस्तौल हमारे लिए बहुत बड़ा गाली है। पठान लोग कभी पिस्तौल खाली नहीं रखते, लेकिन तोरेज का पिस्तौल भी खाली था और गुलबाग का भी। और फिर तोरेज के आदमी हमारे ऊपर हमला करने की बजाय नाचने लगे थे और गुलबाग के दोनों आदमियों ने भी उसके साथ कोई ताउन नहीं किया था। हाँ, किस्मत ने हमारा साथ दिया है खान बाबा। मैंने मुस्कुराते हुए तालूत की तरफ देखा। अगर किस्मत इसी तरह साथ देती रही तो मुझे यकीन है कि रहमान खान के कातिलों को फना करके ही वापस जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो शहबाज खान, किस्मत इसी तरह साथ देती रहेगी इंशाअल्लाह, शहबाज ने बड़े खलूस से कहा और फिर खाने में मसरूफ हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे खान बाबा? तासिया, शहबाज खान ने जवाब दिया। तालूत ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। खाने से फारिग होने के बाद हम आराम करने लेट गए और आज मुझे भी नींद आ गई। तालूत के खर्राटे तो मैंने पहले ही सुन लिए थे। हम शक्ल जिनज़ादा अभी जारी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।